हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस तरह से नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद यूरोप में राइज हुआ। अब यूरोप की तुम्हें एक बात बताऊं, सबसे पहले हम कहानी जब भी नेशनलिज्म की करते हैं तो सबसे पहले यूरोप के बारे में पढ़ते हैं, और यूरोप में स्पेशली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसके बारे में तुम 9th में भी पढ़ के आए हो पहले से। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही कम टाइम में मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे विद इन हाफ आवर। ठीक है, इसको ख़त्म करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी हमारे लास्ट 10 ईयर्स में पूछे जा चुके हैं वो सब हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो मैं 3 पिक्चर्स शुरू से रखी हैं तुम्हें, सारे स्टेट कैसे बने, हम लोगों के यहाँ किस तरह से नेशनलिज्म राइज हुआ है, और लास्ट में हमारे इसको देखा कैसे गया, जो यूरोप है उसको किस तरह से देखा गया। इसकी कहानी जो है हमारी शुरू होती है 1848 से। एक चीज़ याद रखना, इसमें बहुत सारी डेट्स हैं और तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर यहाँ तक आए हो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, तो परेशान मत होना। पास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे ही हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो उस डिस्कशन के बेसिस पे अभी जो करेंगे उसके बाद पेपर देने में बहुत आसानी होगी। उम्मीद है अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक, 1848 में फ्रेडरिक शोरो ने क्या किया, तो एक पेंटिंग बनाई जिसमें दिखाया गया क्या कि फ्रेडरिक शोरो ने एक तरफ क्या करा है, ब्रोकन बेस डाल दिया मोनार्की का। मतलब एक समय आएगा जिस समय मोनार्की को सब लोग बेकार समझने लगेंगे, मोनार्की को साइड फेंक देंगे और क्या करेंगे, सबके सभी लोग लिबर्टी की तरफ मूव करेंगे, जिसको उन्होंने एक लेडी के रूप में दिखाया था, जिसको नाम दिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में क्या किया, उन्होंने एक चार्टर पकड़ाया, मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी तरह से उन्होंने एक चार्टर पकड़ाया, कागज़ पकड़ाया, जिसका कहने का मतलब ये था कि इसके हाथ में क्या है, एक प्रॉपर रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चला करेंगे। और एक हाथ में टॉर्च पकड़ा दी, जिससे हम लोग सो होता है कि हम लोग एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर बोले लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमको रास्ता दिखा रहा है। अब देखो इसमें अलग अलग तरह के फ्लैग्स हैं जो कि फ्लैग्स शो कर रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करेंगी, टाइम के साथ साथ लिबर्टी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगी। ठीक है, ये हमारा पैक्ट पैक्ट बिटवीन नेशंस कहलाया गया, मतलब नेशंस के बीच में ये पैक्ट आएगा और क्या होंगे फिर सब के सब जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो मोनार्की से एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री की तरफ बढ़ जाएंगी, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ जाएंगी। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले हमें उस टाइम में, स्ट्रगल के टाइम में। ठीक है, कैसे नेशनलिज्म राइज हुआ, कैसे डायनेस्टी रूल अबॉलिश होके, जो हायरार्की रूल था वो अबॉलिश होके दूसरा जो अपना डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है वो किस तरह से बनना शुरू हुई, एक नेशन स्टेट कैसे बनी, उस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे जो हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, दैट इज़ आवर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो कि 1789 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लोग खाने तक की दिक्कतें पड़ने लगी, तो उन्होंने क्या किया, राजा के ऊपर धावा बोल दिया और राजा क्या हुआ, वहाँ से छोड़ के उसे भागना पड़ा। और उसके बाद पावर जो है ट्रांसफ़र कर दी गई मोनार्की से किसके पास, सिटीजन्स के पास। अब सिटीजन्स अपना लीडर खुद चुन रहे थे। ठीक है, बट ये इनके लंबे समय तक नहीं चली, एक इंसान आएगा जो क्या करेगा, इनकी पावर्स को फिर से छीन लेगा और मोनार्की रूल तो नहीं लेके आएगा बट अपना रूल लेके आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मोनार्की रूल को रिमूव कर दिया और पावर्स किसके हाथ में दी, सिटीजन्स के हाथ में। और फिर इन्होंने एक ट्राई कलर फ्लैग चुना जो कि पूरे नेशन को नेशन का एक सिंबल बन गया, जैसे हमारा तिरंगा है वैसे इन्होंने भी 3 रंग का ही एक फ्लैग चुना। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, फ्रेंच लैंग्वेज को अपनी नेशनल लैंग्वेज जो है प्रमोट करना शुरू कर दिया। जैसे नॉर्मल लैंग्वेजेस थी, रीजनल डायलेक्ट्स जितना भी हुआ करते थे उन सबको रिमूव कर दिया। तुम्हारी भी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज होंगी। ठीक है, हरियाणवी वाले हरियाणा की तरह बोलते होंगे, है ना, तो जिधर की लैंग्वेज होती है उसको रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। उससे इन्होंने क्या किया, नेशनल लैंग्वेज में प्रमोट करना शुरू कर दिया, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं सेम तरीके से। और जो नेशनल एंथम है वो कंपोज किया गया, जैसे हमारा नेशनल एंथम कंपोज किया गया वैसे इनका भी कंपोज किया गया। और इन्होंने ओथ्स वगैरह भी लिए, जिसमें क्या था कि हम अपनी कंट्री की रक्षा करेंगे, अपनी कंट्री को दोबारा ऐसे हाथों में नहीं जाने देंगे, इस सब तरह की चीज़ों इन लोगों ने की। और एक स्टेट जनरल इलेक्ट कर लिया, जिसको क्या है, जैसे स्टेट जनरल अपने यहाँ पार्लियामेंट होती वैसे इनके यहाँ स्टेट जनरल हुआ करती, जिसका इन्होंने नाम चेंज करके क्या कर दिया, नेशनल असेंबली। ठीक है, और जो पुरानी कस्टम ड्यूटीज़ हुआ करती थी उनको इन्होंने अबॉलिश कर दिया। अब क्या हुआ कि जैसे फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, जो स्लेवरी हुआ करती थी, उस सब चीज़ को रिमूव करके इन्होंने क्या बोला कि अब जो है हमारे यहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, अब मोनार्की जा चुकी है तो सब सिटीजन्स के पास अपने अपने राइट हैं। ठीक है, लेकिन ये इनकी लंबे समय तक नहीं चली। इन्होंने क्या किया, एक इंसान को चुना जो कि आर्मी से था, जिसका नाम था नेपोलियन। नाम सुना होगा नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन जो है यहाँ पे 1799 में आए थे, 1799 में आए और इन्होंने 1815 तक रूल किया यहाँ पे, 1815 तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया। अब उन्होंने क्या किया, उस समय के रूल के टाइम में बहुत सी चीज़ें ऐसी लेके आए, जैसे कि सिविल कोड ऑफ 1804। इन्होंने क्या किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी के सभी इक्वल होंगे। पहले
जो गरीब थे वो बराबर नहीं थे अमीरों के, अमीर कम टैक्स दे रहे थे, गरीब ज़्यादा टैक्स दे रहे थे, ये सब चीज़ें चल रही थी। इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को रिमूव कर दिया है, तो अच्छी चीज़ है ना। तो जब नेपोलियन आया तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था, और इन्होंने क्या किया, राइट ऑफ प्रॉपर्टी दे दिया। पहले सबको प्रॉपर्टी खरीदने का राइट्स नहीं हुआ करता था, बट इसने राइट दे दिया, बोले सब लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हो अब लोग। फ्यूडल सिस्टम जो था उसको रिमूव कर दिया, सामंतवाद जो चल रहा था, जैसे बीच में टैक्स वगैरह कलेक्शन वाले थे, उन सबको रिमूव कर दिया, और कोई भी स्लेवरी जो है वो नहीं चल रही थी, अब स्लेवरी को भी रिमूव किया इन्होंने। और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया। अब इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत ईजिली जा सकता था, ये चीज़ इन्होंने अच्छी करी। बहुत सी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे जो सिविल कोड ऑफ 1804 है वो उसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि नेपोलियनिक कोड को बताओ। इसके अलावा इन्होंने क्या, स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स को रखा, और एक कॉमन करेंसी, मतलब बहुत अलग अलग टाइप की करेंसीज चलती थी, वो करेंसीज इन्होंने क्या कर दी, रिमूव कर दी, और एक फिक्स करेंसी लेके आ गए, फिक्स वेट लेके आ गए। पहले क्या था, जैसे फ्रेंच में एक जगह पे, फ्रांस में चले जाओगे तो वहाँ पे 1 किलो का मतलब इतना हुआ, और कहीं कहीं पे 1 किलो का मतलब इतना हो गया, तो ये सब गलत था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर वेट लेके आ गए, स्टैंडर्ड वेट्स, जो इसका मतलब अगर वेस्टर्न पार्ट में जो है वही ईस्टर्न पार्ट में भी होगा। और इसके अलावा गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया। पहले क्या होता था, एक अगर कोई जैसे ट्रेडर है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक गया तो उसको क्या होता, बहुत हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे, बट इनके गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करने से ऐसा हो सब कुछ बंद हो गया। तो अपने 6 के 6 पॉइंट्स हैं, उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, फ्यूडल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड वेट्स और गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, चाहे तो नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इतना अच्छा लीडर आया तो सारी चीज़ें वैसी वैसी नहीं चली, उतनी बढ़िया नहीं चली है। क्या किया इसने, पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल छीन ली। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब छीन ली, क्या हुआ कि जैसे अब तुम अपनी गवर्नमेंट खुद से नहीं चुन सकते, तो अपना लीडर खुद नहीं चुनोगे, वो बन गया तो बन गया, बात खत्म है। अब इतनी बड़ी आर्मी रेगुलेट कर रहा है, सब कुछ चला रहा है, इतनी चीज़ें उसने रेगुलेट करवा दी, उन सबको चलाने के लिए आर्मी तो चाहिए ना। आर्मी चाहिए तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, अब वो पैसा कहाँ से लेगा, आम जनता से। तो इसने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, प्रेस वगैरह बिल्कुल रिमूव कर दिया, सेंसरशिप लगा दिया, प्रेस में कुछ भी नहीं छाप सकते, अपनी मर्जी हो वो छाप दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा क्या किया, जो फ्रेंच आर्मीज थी उसमें ज्वाइन करने के लिए ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया कि अब तुम क्या करो, फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करो, ये इसने बोला, ठीक है। तो क्योंकि आर्मी चाहिए थी, आसपास की और कंट्रीज़ को ये क्या करना चाहता था, अपने अंडर में लेना चाहता था, इस वजह से इसको बड़ी आर्मी चाहिए थी। और आम लोगों को क्या बोलता था कि हमारे अंडर में आ जाओ, आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, और लोगों को करना पड़ रहा था, नहीं करते थे, मजबूरी थी उनकी, ज़बरदस्ती करवाता था। इस वजह से कुछ लोग इससे परेशान भी हो रहे थे। हालांकि शुरू में जब उन्होंने इतने सारे इसके फ़ायदे देखे, सिविल कोड ऑफ 1804 देखा, तो सबको लगा बहुत फ़ायदा होगा अगर नेपोलियन हमारे यहाँ आ गया, ठीक है। बट बाद में इसके हालात अलग होते हैं। शुरू में इनको हार्विंजर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, ठीक है, आज़ादी का मसीहा। बट धीरे धीरे जैसे ये अलग अलग पार्ट्स में गया, तो अलग अलग पार्ट्स में जाके क्या हुआ, कंट्रीज़ ने परेशानी झेलना शुरू कर दी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ का लीडर तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। अब तुम्हारे यहाँ का लीडर कहीं और गया तब तुम्हें सपोर्ट करना भूल जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तुम्हारे कास्ट का इंसान है या फिर कोई तुम्हारे रिलीजन का इंसान है, तो वो क्या करता है, तुम्हें हमेशा सपोर्ट करने की सोचता है। सेम चीज़ यहाँ पे थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा यूरोप है वो किस तरह से बनना शुरू हुआ। एक उस समय तक, जब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तब तक कोई नेशन स्टेट नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, नेशन स्टेट्स बनना शुरू हो गई। हैब्सबर्ग एम्पायर में था कि नए अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग ट्रेडिशंस थे, अलग अलग लैंग्वेजेस थे, फिर भी नेशन स्टेट बनाना था। नेशन स्टेट किस तरह से बना, उस चीज़ के बारे में अभी तुम लोग पढ़ोगे। देखो सबसे पहले ये समझो, अगर जानना चाहते हो किस तरह से नेपोलियन हटा, अगर जानना चाहते हो नेपोलियन किस तरह से हटा, तो सबसे पहले ये जानो कि वहाँ की कंडीशंस कैसी थी, लोग किस तरह से। देखो 3 तरह के लोग हुआ करते थे। एक बहुत अमीर लोग, बड़े लोग, जिनको अरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं, एक मिडिल क्लास लोग जो बीच वाले होते थे, और एक पीजेंट्स। जो अरिस्टोक्रेट्स होते थे वो बहुत वेल्दी हुआ करते थे, पैसे वाले हुआ करते थे, उनके अपने हाउसेज हुआ करते थे, कंट्री साइड में रहते थे वो, वेस्टर्न साइड में मोस्टली, और इनके पास पॉलिटिकल पावर अच्छी खासी हुआ करती थी। इनकी फैमिलीज़ आपस में बाइंड होती थे बहुत कम लोग, इनकी फैमिलीज़ आपस में बाइंड होती थी, और ये सब फ्रेंच बोलते थे, पढ़े लिखे लोगों की तरह, और एक कॉमन वे ऑफ लाइफ जीते थे, सबका लगभग सेम तरीका था जीने का। वहीं पीजेंट्स जो थे वो पुअर पीपल थे, और उनके पास इतनी ज़्यादा लैंड नहीं थी, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, मोस्टली अरिस्टोक्रेट्स के लिए काम करते थे।
और ये लोग मेजॉरिटी में थे, सबसे ज़्यादा थे, और ये लोग पावरफुल नहीं थे, मतलब इनके पास ताकत नहीं थी जितनी अरिस्टोक्रेट्स के पास थी। और ये पीजेंट्स जैसे जैसे जो ताकतवर होते चले गए वो किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे मिडिल क्लास में। ठीक है, जब मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुए तब क्या हुआ, इनमें से कुछ ऐसा हुआ कि जो कि धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ था। ये एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, और जो पढ़े लिखे थे, देखो एक बात बताऊँ तो मैं हमेशा याद रखना, पढ़ा लिखा जो आदमी है ना उसको ज़्यादा कीड़ा काटता है, स्पेशली मिडिल क्लास आदमी का क्या है, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ हुई, जो मिडिल क्लास थी उसने क्या सोचा कि हमारे यहाँ क्यों ना एक नेशन स्टेट है या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसी नेपोलियन ने बनाई थी। ठीक है, देखो हमारे जो मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास ने क्या सोचा कि हमारे पास जो है आज़ादी मिले। अब उनको क्या है, बहुत बड़ा वास्ट कल्चर है, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग हैं वहाँ पे, ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग लोग ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, लैंग्वेजेस भी अलग अलग हैं, उसके बाद भी उनको नेशनल यूनिटी लेके आनी है। तो यहाँ पे एक तरह के लोग और भी आए जो क्या लिबरल्स के नाम से जाने गए, लिबरलिज्म के नाम से जाने गए। ठीक है, उनको लिबरल्स क्यों बोला गया उस चीज़ के बारे में भी देखो, लिबरल्स ये होते कौन थे, एक ऐसे लोग जिनको क्या है अरिस्टोक्रेसी रूल को एंड करना था, मतलब राजाई जो रूल है उसको ख़त्म करना था, और एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी जो कि लोगों ने बनाई हो, सबको फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो सबके लिए, कोई भी ऐसा गरीब अमीर ना हो। बट इन्होंने क्या किया, इस चीज़ में एक प्रॉब्लम आने लग गई, इन्होंने जो लेडीज़ थी उनको नहीं चुना। इक्वलिटी की बात करी, इक्वलिटी में लेडीज़ की बात नहीं है, हमेशा जेंट्स की बात करी, गरीब अमीर सबको चुन लिया इन्होंने, बट लेडीज़ की बात नहीं करी। मैन विदाउट प्रॉपर्टी वाले भी चुन लिए इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, जो क्लरिकल प्रिविलेजेस हैं, मतलब जो कि बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस हुआ करती थी राजाओं के टाइम में, उसको रिमूव कर दिया जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशन हो प्रॉपरली जिसके हिसाब से सब लोग चलें। सब कुछ ठीक था, बस एक गड़बड़ थी क्या कि इन्होंने लेडीज़ को काउंट नहीं किया, और इस वजह से क्या हुआ, इनको आगे चल के दिक्कतें फेस करनी पड़ी। और इसके अलावा क्या है, वहीं पे जो हैब्सबर्ग एम्पायर है वहाँ पे अगर एक इंसान जो है हैम्बर्ग से नुरेमबर्ग जा रहा है तो उसको क्या होता था, 11 टैक्स बैरियर पार करने पड़ते थे। ये उस समय कंडीशन है। क्यों नेपोलियन को एंट्री दे रहे हैं, देखो समझो जरा इसको, जो 11 टैक्स बैरियर पार करने होते तो एक ट्रेडर निकला है उसको 5% हर एक ट्रेड बैरियर्स पे देना पड़ता था। वो 5% का दे रहा है, 5% अगर देना पड़ रहा है तो उसको बचेगा क्या, सिंपल भी लगा लो तब भी 55%। हालांकि ये 55% नहीं, थोड़ा कुछ कंपाउंडिंग टाइप का है, तो समझोगे थोड़ा मैथ्स में, मेरे पास आना चाहो तो आ सकते हो। तो लगभग 5% हर एक उस पर ट्रेड बैरियर पे ये दे रहे हैं, तो कितना बड़ा टैक्स देते थे, और इतना टैक्स देने के बाद क्या ये आगे तक पहुंच पाएंगे, है ना। वहाँ पे लगभग 30 करेंसीज हुआ करती थी, वो 30 करेंसी क्या हुई, रिड्यूस करनी पड़ी। एक कस्टम यूनियन आया, कस्टम यूनियन ने क्या किया 1834 में इन सब चीज़ को रिमूव कर दिया। हालांकि उससे पहले एक चीज़ हो गई, क्या उन्होंने इसको हरा दिया नेपोलियन को 1815 में, जिस समय क्या हुआ, ब्रिटेन, पर्सिया, रसिया और ऑस्ट्रिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, मिलके इसको हरा दिया। इसको तुम अपर्ब के नाम से याद रख सकते हो, APRB अपर्ब, ठीक है, अपर्ब के नाम से याद रख सकते हो। अपर्ब ने क्या किया, मिलके APRB, इसको याद करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि याद करोगे तब जाके आगे बढ़िया काम बनेगा। अपर्ब ने इसको हरा दिया, और नेपोलियन को जो रूल था वो इसको रिमूव कर दिया गया। कब, 1815 में, और जिसके थ्रू हराया था, जिस वॉर से हराया था, उस वॉर का एक नाम दिया गया बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, उसको बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को समझना। और वाटरलू के बाद क्या हुआ, 1834 में कस्टम यूनियन आई, जिन्होंने जिलेब्रिन नाम की चीज़ स्टार्ट करी, जो कि पर्सिया ने स्टार्ट करी थी, ठीक है, पर्सिया। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारी जर्मन स्टेट्स जो हैं उसमें ज्वाइन होना शुरू हो गई। इसमें क्या था, जो बैरियर्स हुआ करते थे, ठीक है, तुमने यहाँ पे इतने सारे बैरियर्स देखे, ये जो बैरियर्स हैं वो रिमूव करे गए। और क्या किया गया, जो करेंसीज थी, जो 30 थी लगभग उस 30 करेंसीज को रिमूव करके क्या किया गया, 2 करेंसी ही मेन रख दी गई, और एक नेटवर्क डाला गया रेलवे का, जिससे क्या हो, लोग बहुत ईजिली मूव कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये 1815 है, 1815 के टाइम में जो हमारा ब्रिटिश, पर्सिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, अभी मैंने इसकी तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, अपर्ब, APRB, उनको कंजर्वेटिव्स के नाम से जाना गया। कंजर्वेटिव्स क्यों, क्योंकि इन्होंने नेपोलियन को हराने के बाद चाहते थे कि जैसा पहले चलता था, पहले कब, 1789 में जब राजा हुआ करता था,
उस समय के जैसा फिर से चलने लग जाए। इन्होंने ये सोचा, ठीक है, ये अपर वाकई इन्होंने गड़बड़ कर दी और फिर से क्या किया, जितने भी उस समय के टाइम में चलती थी नेपोलियन से पहले वाले टाइम में, वो सब की सब रिस्टोर कर ली। जैसे मोनार्की, राजा का रूल इनको फिर से चाहिए था। चर्च पावर रिस्टोर कर दी। चर्च वाले क्या होते थे, टैक्स बहुत कम देते थे और इनको ये ठीक था, इनको पसंद था कि चलेगा ये। सोशल हायरार्की दोबारा रिस्टोर कर ली कि अब क्या है, तुम राजा के अगर बेटे हो तो तुम्हें रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी, राजा खानदान से हो तो फिर से रिस्पेक्ट ज़्यादा। तो सोशल हायरार्की इन्होंने क्या किया, दोबारा से रीगेन करवा दी, रिस्टोर करवा दी और जो ऑटोक्रेटिक रूल था वो री एस्टेब्लिश कर दिया। ऑटोक्रेटिक रूल का मतलब क्या होता है कि अपने आप राजा का बेटा राजा बन जाएगा और सेंसरशिप अडॉप्ट की, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर में उनकी मर्जी के बगैर नहीं छाप सकता, ठीक है। ये इन्होंने गड़बड़ कर दी 1815 के टाइम पे और इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी। जो चारों कंट्री है ना अपर वाली, APRB वाली, इन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी साइन करी जिसको ट्रीटी ऑफ बेन्ना के नाम से जाना गया। याद रखना, ट्रीटी ऑफ बेन्ना अ बिट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये, मार्क कर लो चाहे तो और स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ट्रीटी ऑफ बेन्ना में क्या हुआ 1815 में कि सबसे पहले जो बॉर्बन डायनेस्टी है उसको रिस्टोर किया गया फ्रेंच में, ठीक है। बॉर्बन डायनेस्टी वापस लाई गई और काफ़ी सारी स्टेट्स हैं वो फ्रेंच की बाउंड्री पे पुट कर दी गई, जिससे कि क्या हो, फ्यूचर में दोबारा से कभी ऐसा ना हो फ्रांस जीत ले लोग अपनी कंट्री में और फिर उसके बाद दोबारा से अपनी पावर को एक्सपेंड करना शुरू करे, जैसा नेपोलियन ने किया था। और पर्सिया को क्या किया, पावर दे दी न्यू टेरिटरीज़ की, ठीक है। और ऑस्ट्रिया जो है उसको नॉर्थ इटली पे कंट्रोल दे दिया और रसिया को जो है पोलैंड के ऊपर, ठीक है। रसिया जो है उसको पोलैंड मिल गई और रशिया ने बाद में उनकी लैंग्वेज रिमूव करके अपनी लैंग्वेज लगाना शुरू कर दी। वो आगे चल के तुम इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और एक चीज़ इन्होंने और की, 39 स्टेट्स थी उस समय के टाइम में, नेपोलियन के टाइम में जो उसने जीती थी वो उसने रिमेन अनटेस्ट छोड़ दी। मतलब ये जो अपर करके आया है ना ट्रीटी ऑफ बेन्ना जिसने साइन करी, कंजर्वेटिव्स, इन्होंने क्या किया, 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने जीते थे इतनी मेहनत से, उनको बिल्कुल रिमूव कर दिया, उनकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने इस तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया। अब देखो क्या हुआ है, जब ट्रीटी ऑफ बेन्ना हमारा लास्ट 39 स्टेट्स उन्होंने क्या किया, बिल्कुल टच ही नहीं किया और छोड़ दिए, तो ये कंजर्वेटिव्स में धीरे धीरे पावर में आ रहे थे। अब कंजर्वेटिव्स जब पावर में आए तब क्या हुआ, जो लिबरलिज्म थे, मतलब जो लिबरल्स थे, उन्होंने क्या किया, अंडरग्राउंड होना शुरू कर दिया। उनको पता लग गया भाई पावर किसी और की तो बचना पड़ेगा, बट वो चाहते थे कि मोनार्की जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ सीक्रेट ग्रुप्स बनाए और सीक्रेट ग्रुप्स बना के क्या किया कि मोनार्की को एंड करने के प्लानिंग करना शुरू कर दिए। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और करी कि उनको फ्रीडम चाहिए थी, तो फ्रीडम के लिए उन्होंने कुछ सोसाइटीज़ बनाई और वो सोसाइटीज़ को आगे चल के उन्होंने इस्तेमाल किया कैसे कि रिवॉल्यूशन फैलाएं। देखो हमारे पास एक बहुत बड़ा नाम आता है जिसका नाम है गैस्पी मैज़नी, ठीक है। इनका जन्म 1807 में हुआ था और एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, जैसे एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, एक तो बहुत फेमस सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, एक पहली यंग इटली इन मैर्सिलीज और दूसरी हमारी यंग यूरोप इन वेर्नी। अगर आगे वाले नाम याद रहना है तो चलेगा, बट यंग इटली एंड यंग यूरोप ये दोनों याद रहने चाहिए, ठीक। इनका क्या था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बिलीव करते थे, किसी तरह से इटली जो है हमारा यूनिफाइड हो जाए। वहीं पे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया अप टू 1830 के आसपास क्या हुआ, वहाँ के हालात बिगड़ने लग गए और दो रिवॉल्यूशन आए। मेन दो रिवॉल्यूशन आए 1813 के बाद और 1848 के बीच में। पहला जुलाई रिवॉल्यूशन, दूसरा ग्रीक रिवॉल्यूशन, ठीक है। जुलाई रिवॉल्यूशन में देखो क्या था कि दो कंट्रीज़ थी, एक फ्रेंच दूसरा बेल्जियम। जो फ्रेंच कंट्री है, फ्रेंच में क्या था, जो बॉर्बन किंग है उनको रिस्टोर किया गया था। अब इनको क्या है कि ये रिमूव करना चाह रहे थे, तो जुलाई रिवॉल्यूशन के अंडर में इन्होंने फ्रेंच किंग को रिमूव कर दिया आफ्टर द वेन्ना कांग्रेस। और हमारा क्या हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसको स्टार्ट कर दिया कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलेगी, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मोनार्की चलेगी और लुइस फिलिप जो है उनको अपना राजा चुन लिया। वहीं पे दूसरी तरफ बेल्जियम है, जो बेल्जियम थी वो क्या था, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट था, मतलब नीदरलैंड का एक पार्ट हुआ करता था। उस समय में जुलाई रिवॉल्यूशन के अंडर में ये ब्रेकआउट हो गया और बेल्जियम क्या हुआ, एक नेशन स्टेट बन गया, ठीक है। वहीं पे दूसरी तरफ ग्रीक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, जो ग्रीक है वो सिंस 15th सेंचुरी से हमारा क्या है कि वो पार्ट था किसका, ओटोमन एम्पायर का। तो ये भी क्या चाहता था कि वो अपने आप को एक नेशन स्टेट बनाए, खुद को रिमूव कर दे। तो 1821 में क्या हुआ है, इन्होंने इंडिपेंडेंस पाली, कहाँ से, फ्रॉम दी ओटोमन रूल।
और इसके साथ साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी थी, उन्होंने भी सेम इसी तरह से फॉलो किया और अंडर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन्होंने ग्रीस को क्या किया, एक नेशन स्टेट घोषित कर दिया अंडर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रीटी थोड़ी सी याद रखना, जहाँ जहाँ पे ट्रीटी आई वहाँ वहाँ पे मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम सब कुछ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस कर रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। फिर आता है हमारा रोमांटिसिज्म। इतनी सब चीज़ें चल रही हैं, अब देखो क्या हुआ, गैस्पी मैजनी इतनी सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, सीक्रेट सोसाइटी स्टार्ट करी। अब इतनी बड़ी सीक्रेट सोसाइटी स्टार्ट करने के बाद क्या रिवॉल्यूशन नहीं आएगा? ऑब्वियसली रिवॉल्यूशन आएगा। जो ग्रीक रिवॉल्यूशन है हमारा और जो जुलाई रिवॉल्यूशन है वो उसी का रिजल्ट है, ठीक है। हमारे उसके उस समय हुआ क्या है ऐसा कि इतनी तेज़ी से रिवॉल्यूशन बढ़ गया, एक चीज़ आई जिसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म, ठीक है। रोमांटिसिज्म से नाम लग रहा होगा कि थोड़ा रोमांटिक टाइप का, हाँ बिल्कुल सेम उसी तरह से लोगों क्या हुआ, अपनी आज़ादी से प्यार होने लग गया। एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट चलाया जिसमें क्या हुआ, नेशनल सेंटीमेंट आने लग गए कि लोग अपनी कंट्री की तरफ उनको जैसे प्यार उमड़ने लग गया। अब ये खाली बस केवल बाहर से नहीं हुआ, ठीक है, कुछ वॉर्स हुए उसकी वजह से नहीं, या फिर हमको अपने स्टेट के बारे में पता लग गया उस वजह से भी नहीं, बट कुछ नॉर्मल सी चीज़ें करने से, जैसे गाना गाने से, ठीक है। बड़े बड़े जो पुराने टाइम में लोगों ने उनके लिए सेक्रीफाइस किए तो उनको देख के, कुछ आर्ट से, कुछ पोएम से, ठीक है, कुछ स्टोरीज़ के थ्रू, कुछ म्यूजिक्स के थ्रू क्या किया गया, इस चीज़ को शो किया गया, रोमांटिसिज्म धीरे धीरे बढ़ाया गया। ये टिक मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि शायद आपको पेपर टाइम में पिक्चर से कुछ याद है कि आर्ट्स थी, पोइट्रीज थी, स्टोरीज थी, पिक्चर्स थी, है ना। तो इन सब चीज़ों के थ्रू क्या किया गया, रोमांटिसिज्म फैलाया गया, एक कल्चरल मूवमेंट, ठीक है। देखो इसी टाइम पे एक इंसान है जिनका नाम था जॉन कॉटफ्राइड, जर्मन फिलोसफर थे। इन्होंने दो बातें बोली थी, हालांकि ये बातें दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लो, द रियल कल्चर वाज द कल्चर ऑफ द कॉमन पीपल। मतलब जो रियल कल्चर है वो क्या है, कल्चर है कॉमन पीपल्स का, जो लोग फॉलो कर रहे हैं आसपास के लोग, वही रियल कल्चर माना जाता है। और जो कल्चर है वो ही देखो अब ट्रू हम स्पिरिट पढ़ेंगे है कि नेशन का। यूरोप का किस तरह के थे। जब 1830s का टाइम था तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे, मतलब एक इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा था। इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब क्या, गरीबी के दिन झेल रहा था। ऐसा हुआ क्यों, देखो क्रॉप फेलियर वगैरह हर जगह सुनी हो, वो तुम चेप सकते हो इसमें। क्रॉप फेलियर हो गया कि पॉपुलेशन का राइज हो गया, पॉपुलेशन बढ़ती है तो कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो एक एक सीट के लिए बहुत लोग लड़ेंगे, तो क्या होता है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो गया, और अनएम्प्लॉयमेंट राइज होने से क्या हुआ कि जो लोग गांव में हुआ करते थे, गांव के लोग क्या हुए, शहर की तरफ मूव करना शुरू हो गए, मतलब वो शहर की तरफ भागने लग गए। अब जब शहर की तरफ भागे तो उन्होंने क्या है, आउटसाइड में कुछ स्लम एरिया बना लिए, जिसमें क्या है वहाँ वो रहने लग गए। और इस समय हुआ क्या था, एक कंडीशंस थी, जैसे जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में क्या था कि बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिस वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में आम जगहों पे लोग मुश्किल से चीज़ प्रोड्यूस कर पा रहे थे, वो इंग्लैंड वाले क्या कर रहे थे, बहुत आराम से प्रोड्यूस कर ले रहे थे। अब जैसे मान लो हमारे पास शर्ट है, अब शर्ट हमने क्या किया, हाथ से बुनाई करी। अब हाथ से बुनाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको थोड़ा सा महंगा बेचेंगे, बट अगर वहीं पे हमने क्या किया कि एक मशीन से बनाई है और मशीन से 1 मिनट में 100 निकाल रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स भी हम लोगों को क्या ईजिली मिल जा रहे हैं और सस्ते मिल जा रहे हैं। अब हमारी मेहनत कम लगेगी तो हम क्या करेंगे, उसको सस्ता बेचेंगे। सेम चीज़ हुई, अब उन्होंने क्या किया, इतना सस्ता बेचना शुरू कर दिया कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स में, वो क्या हुए, थोड़े से परेशान होने लग गए। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड से बहुत सस्ता माल आने लग गया। इसके साथ साथ क्या हो रहा था, जो फूड के राइस थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, क्योंकि बाहर से इतनी तेज़ी से एक्सपोर्ट बढ़ा, जैसे जैसे ये लोगों ने सामान भेजना शुरू किया, सामान के साथ साथ एक्सपोर्ट और भी चीज़ों का बढ़ रहा था, जिस वजह से वहाँ के लोगों के लिए आम चीज़ों में भी यूटिलाइजेशन कर पाना या फिर मैनेज कर पाना मुश्किल पड़ गया। और फ्रांस जगह है वहाँ पे सब चीज़ें पेरिस्टोनली ख़त्म होने लग गई। हालांकि तभी जो जनता है वो क्या हुआ, वो गुस्सा हो गई, और जब जनता गुस्सा हुई तब क्या हुआ, लुइस फिलिप है उसको डर लगने लग गया कि अब जनता क्या करेगी, मुझे मार डालेगी। जब उसको ये डर हुआ तब क्या हुआ, उसने छोड़ के भागने की प्लान बनाया कि अब मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और नेशनल असेंबली जो है वो क्या कर दिया गया, रिपब्लिक प्रोक्लेम्ड कर दी गई। जब रिपब्लिक प्रोक्लेम्ड कर दी गई तब क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली बनाई और उसमें उसने क्या किया कि अब बहुत सारे चेंजेस लेके आई, जैसे कि सबको वोटिंग राइट्स दे दिया, बोला अब हम अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे तब जाके बदलाव आएंगे, ठीक है। इन्होंने उस समय एक चीज़ की थी कि यूनिवर्सल रेंटल फ्रेंचाइज जो है वो 21 ईयर से ऊपर वालों को सबको दे दिया कि चलो सब लोग करेंगे, बट अगेन लेडीज़ जो है उसमें उन्होंने नहीं रखी, बोले लेडीज़ को ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब वोट सब दे सकते हैं अदर देन लेडीज़। और इन्होंने एक चीज़ और भी करी, जो पहले अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन थी उसके लिए इन्होंने क्या करा, राइट टू वर्क दे दिया, राइट टू
वर्क गारंटी कर दिया इन्होंने, जिससे क्या हुआ कि अब जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई। तो ये जो हंगर और हार्डशिप के दिन थे वो इनके जाने लग गए। इस तरह से जो फ्रांस जो है वो पूरा का पूरा यूनिफाइड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं वहीं पे 1840s के आसपास में। 1840s के आसपास में क्या हुआ, एक सिलिसिया रिवॉल्ट आया। सिलिसिया रिवॉल्ट में क्या था कि कुछ सिलिसिया के लोग थे, मतलब बीवर्स हुआ करते थे वहां पे, उन्होंने क्या किया, आर्मी के पास पंगे करने। इन्होंने क्या किया, आसपास के जो जमींदार होते थे जमींदारों के ऊपर धावा बोल दिया कि हमें जो है वेजेस बढ़ा दो हमारे, और हमें जो खाना वगैरह वो बेटर देने लग जाओ। इस चीज़ के लिए इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। तब क्या हुआ, जो जमींदार था जमींदार भाग गया राजा के पास, और उसने क्या किया, आर्मी की हेल्प मांगी, और आर्मी वालों ने क्या किया, जब उन पर धावा बोला तो 11 बीवर्स 11 बीवर्स जो है वो मारे गए उस समय। ठीक है, 11 बीवर्स हैड डाइड। और इस वजह से क्या हुआ कि इस जो ये रिवॉल्ट था हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं था, बट ये फेमस हो गया कि यहाँ पे 11 बीवर्स मारे गए। क्यों? क्योंकि वो अपने वेजेस के लिए लड़ रहे थे। ये 1845 की बात है। अब क्या हुआ, जो मिडिल क्लास पीपल थे, मिडिल क्लास पीपल इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तेजी से जागरूक हुए। मिडिल क्लास पीपल क्या चाह रहा था कि हमको जो है एक नेशन स्टेट मिले, और नेशन स्टेट में क्या हो, दो चीज़ें हो। पहली चीज़ तो वहाँ की गवर्नमेंट हम अपने आप चुने, मतलब नेशन स्टेट, ठीक है। दूसरा चीज़ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। अगर ये तुम गलती से भी भूल जाओ एग्जाम टाइम में तो एक चीज़ को याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे वो, मतलब सिंपल है कि कंट्री में एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। इसके अलावा प्रेस की फ्रीडम हो, मतलब हम अगर कुछ छापे तो उस पर उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो उसका जस्टिफिकेशन दे गवर्नमेंट वाले, ये चीज़ बेटर है। मतलब प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए। और एसोसिएशन, अगर हम लोग कोई पार्टी बनाना चाहते हैं अगेंस्ट में, कभी हमको आगे चल के अगर अपनी गवर्नमेंट पसंद नहीं आती तो उस चीज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ये लिबरल्स की सोच थी। बट क्या हुआ, जब ये लिबरल्स अपनी ये चीज़ लेके, इनको सपोर्ट किया नेशनल असेंबली वालों ने, बट जो हमारे नेशनल असेंबली में इन लोगों को सेलेक्ट किया गया वो 831 थे। इन्होंने बीवर्स का और छोटे छोटे पीजेंट्स का साथ नहीं लिया। फिर जब इनको सेलेक्ट करने के लिए नेशनल असेंबली में डाला गया तो ये फ्रैंकफर्ट में पहुंच गए 1848 में, 18 मई 1848। एक क्या है, चर्च है एक्चुअली, इनके पास जगह नहीं हुआ करती थी, तो ये क्या हुआ, सेंट पॉल एक जगह चर्च है, वहां पहुंच के इन्होंने क्या किया, वहां पे बात करी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो, ये दोनों चीजें हैं, नेशन स्टेट और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। बट उन्होंने बात नहीं मानी, इसकी वजह से इनको मूव करना पड़ा वहां से। जब वहां से मूव करके गए, अब देखो इन्होंने गरीबों को तो वैसे ही छोड़ दिया, वो इनके सपोर्ट में नहीं बचे, तो इन्होंने क्या किया, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेके पहुंच गए किंग ऑफ पर्सिया में। अब एक चीज सोचने वाली है यहाँ पे कि ये जर्मन रीजन्स के लोग पर्सिया क्यों पहुंच गए। एक्चुअली ऐसा है ना, उस समय कोई जर्मन नाम की जगह नहीं थी, ठीक है, वहां के रीजन्स के लोग हुआ करते थे, जिन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन और अपना एक नेशन चाह रहे थे, वो अपनी बात लेके पहुंच गए किंग ऑफ पर्सिया। किंग ऑफ पर्सिया जो थे वो क्या कर रहे थे, आसपास की जगहों पे रूल कर रहे थे। इनका नाम है फ्रेडरिक विलियम फोर। अगर गलती से भूल जाओ तो किंग ऑफ पर्सिया जरूर लिख देना, फ्रेडरिक विलियम फोर भी वैसे कोई खास टफ नहीं, स्पेलिंग एक बार जरूर ध्यान रखना, ठीक है। उसके पास पहुंच गए। अब उसको एक चीज देख रहा है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन, अब वो क्यों चाहेगा कि हमारी ताकत कम हो जाए, ये तो नहीं चाहेगा। तो इस वजह से उसने क्या किया, अपनी आर्मी भेजी और बोला चलो ठीक है, इनकी बढ़िया से खातिरदारी करो, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक लेके आए, वो भी हम ही पर रिस्ट्रिक्शन बनाने के लिए, और इनको मार पीट के वहां से भगा दिया गया। जब ये वहां से भगाए गए तो कुछ और मोनार्क्स थे जैसे अमीर लोग, उनको एक चीज तो समझ में आने लगी, यार ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये मिडिल क्लास आ जाए हमारे पास, हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा कि इनको मार के भगा पाए। तो इस वजह से उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि यार इनको कुछ कंसेशन देना चाहिए, और कंसेशन देंगे तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा रिवॉल्यूशन है उसको हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग रोक पाएंगे। वरना अगर हम बिल्कुल इनको छूट नहीं देंगे तो कल को हमारे सर पे चढ़ के जबरदस्ती लेंगे तो हमारी पावर्स भी चली जाएंगी, ठीक है। तो इन्होंने दो चीजें करी। सबसे पहली चीज, जो बॉन्डेड लेबर्स हुआ करता था या फिर जो स्लेव्स होते थे उनको रिमूव कर दिया वहां से, हैब्सबर्ग में भी, ठीक है, और रशिया में भी। और इसके अलावा क्या किया, हंगरियंस को जो है वो ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी कि अपना तो अपना नेशन स्टेट जाके बना लो। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। देखो, जो हमारे मिडिल क्लास पीपल थे जर्मनी और इटली के, उन्होंने भी क्या किया, बिल्कुल एक लीडरशिप ले ली। बोले ऐसा है कि अब हम पूरे जर्मनी और इटली को यूनिफाइड करेंगे। उन्होंने क्या किया, ये प्रॉब्लम समझ गए थे कि हम खुद से नहीं कर सकते। उन्होंने पहले भी ट्राई करके देखा था और जर्मन रीजन्स को यूनिफाइड करने के लिए, तो इन्होंने ये प्रॉब्लम लेके पहुंचे किसके पास, जंकर्स के पास। जो जंकर्स थे पर्सिया के, ये कौन थे एक्चुअली, इनका ये जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, बड़े बड़े आदमी, ठीक है, देखो दिखा रहे हैं मोटे ताजे लोग खड़े हुए हैं दो तीन। ये एक्चुअली ऐसा है ना, कुछ मोटे ताजे जो लोग हैं वो अमीर लोग हैं, जिनको लैंडलॉर्ड्स बोला जाता है। लैंडलॉर्ड्स जो हुआ करते थे पर्सिया के, उनके पास ये प्रॉब्लम लेके पहुंच गए। इन्होंने क्या किया, बोले ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे, हम करेंगे यूनिफाइड किसको, पूरी की पूरी इटली और जर्मनी को। इन्होंने क्या किया, ये प्रॉब्लम लेके किसके पास पहुंच गए, ओटोमन बिस्मार्क को। ओटोमन बिस्मार्क के साथ मिलकर उन्होंने बोला कि अब हम जो है, जो इस चीज को रोक रहे हैं, जैसे फ्रेंच, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ये क्या कर रहे थे, काफी सारे जर्मन रीजन्स के ऊपर कब्जा जमाए बैठे थे, इनको हटाना था। उसके बाद ही जर्मनी इटली जो है यूनिफाइड हो सकता था। तो इन्होंने क्या किया, एक वॉर स्टार्ट किया मिलिट्री के साथ मिलके, और वो वॉर लगभग 7 ईयर्स तक चला, लॉन्ग 7 ईयर्स। उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रेंच, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, जिसको तुम लोग फेड के नाम से याद रख सकते हो, फेड हमारा कब चला था, जो मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली है उस समय, ठीक है। तो हमारा जब ये फेड के साथ इनकी लड़ाई हुई तो क्या हुआ कि एट लास्ट हमारा जो यूनिफिकेशन है जर्मनी का वो पॉसिबल हो पाया, और केसर विलियम फर्स्ट को जो है 18 जनवरी 1871 में राजा चुन लिया गया, ठीक है। उनको अपना क्या कर दिया गया, राजा बनाया गया। और उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, जैसे करेंसी के ऊपर कि अब यूनिफाइड करेंसी होनी चाहिए, एक करेंसी, ठीक है।
और बैंकिंग के ऊपर, कुछ लीगल और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, जैसे कि आम जनता जो है आगे चल के फिर से सफ़र ना करे जैसे कि पहले कर रही थी, फिर से एक राजा आए फिर से वही सब चीज़ों, इस सब चीज़ों को इन्होंने रिमूव करने की कोशिश करी। वहीं पे दूसरी तरफ देखो जो इटली है हमारा, इटली में क्या था, सेम चीज चल रही है। इटली में क्या था हमारा, वो लगभग लगभग 7 स्टेटों में डिवाइड था। अब अलग अलग 7 स्टेट्स में डिवाइड है अगर, तो उसको एकदम से यूनिफाइड कर पाना आसान नहीं है। एक्चुअली ऐसा था, जो विक्टर एनिमल सेकंड थे वो उन्होंने क्या किया था, सर्डिनिया पिडमॉन्ट पे उनका कब्जा था। लेकिन ये क्या चाहते थे, ये कहते थे कि अब मैं जो है इटली को यूनिफाइड करूंगा, जैसे और जो जगह है वो यूनिफाइड हो गई वैसे मैं भी करूंगा। तो ये आइडिया था गैस्पी मैजनी। गैस्पी मैजनी याद होगा, हम लोगों ने पहले ही बात करी थी, जिन्होंने खोज करी थी यंग इटली की। याद है मैंने बोला था कि ये दो हमारी जगह है, इनको अच्छे से याद रखना कि इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज को खोज किया था, वो हमारे गैस्पी मैजनी थे। गैस्पी मैजनी ने क्या किया, 1830 से सपना देख रहे थे। वो आइडिया लेके विक्टर एमेनुअल ने कहा कि अब मैं इस चीज़ को साकार करूंगा। इनके अंडर में जो 2 एरिया थे, उन्होंने उन एरियाज की हेल्प से क्या बोला कि मैं इस पूरे के पूरे इटली को यूनिफाइड कर दूंगा। हालांकि इटली उस समय 3 पार्ट्स में था, एक ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग, दूसरा पॉप और तीसरा बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, 3 के तीनों पोर्शन, जो हमारा 3 पोर्शन है इसको एकदम से यूनिफाइड कर पाना आसान नहीं था। तो क्या किया गया, जो सर्डिनिया पिडमॉन्ट थे इन्होंने कॉन्ट कैवार से हेल्प मांगी कि हमारी जो है ये हेल्प करते हैं। कॉन्ट कैवार ने क्या किया, फ्रेंच आर्मी से हेल्प मांगी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, मिलकर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग आर्मी को हरा दिया। जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग आर्मी को हराया तो उन्होंने क्या किया कि जो ऊपर वाला पोर्शन था हमारा ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग, ठीक है, वो उनके अंडर में आ गया। ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग पूरा का पूरा किसके हाथ में चला गया, सर्डिनिया पिडमॉन्ट के। और फिर कॉन्ट कैवार ने एक और इंसान की हेल्प ली जिसका नाम था गैस्पी गैरीबल्डी। गैस्पी गैरीबल्डी की हेल्प से इन्होंने क्या किया, जो नीचे का पोर्शन था हमारा उसको भी अपने अंडर में ले लिया, जो कि पहले बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर में हुआ करता था। अब जो बीच वाला पोर्शन है हमारा पॉप, ये पॉप वाला पोर्शन जो था वो क्या डर गया थोड़ा सा, क्योंकि उसने देखा हमारे नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से जब कंडीशंस भारी हो चुकी, सबके सब घेर चुके हैं, तो हमें भी सरेंडर कर देना चाहिए। तो उसने अपने आप सरेंडर कर दिया। फिर फाइनली जो हमारा सर्डिनिया पिडमॉन्ट है और हमारा पॉप है, बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन है, और हमारा ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग है, ये सारे के सारे क्या हुए, यूनिफाइड हो गए। ठीक है, और फाइनली 1861 में विक्टर एमेनुअल को जो है किंग ऑफ इटली घोषित कर दिया गया, विक्टर किंग एमेनुअल सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। अब ब्रिटेन का केस देखते हैं। ब्रिटेन के केस में क्या था, अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। जैसे ऊपर की तरफ देखो तो स्कॉटलैंड वाले, स्कॉटलैंड में क्या स्कॉटिश रहते थे, स्कॉट जिनको बोलते थे हम लोग के। वेल्स में वेल्स हुआ करते थे, और इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लिश लोग हुआ करते थे। वहीं पे इरिश में आयरलैंड। अब देखो ब्रिटेन एक बहुत डाइवर्सिफाइड एरिया है, बट धीरे धीरे जो इंग्लैंड देख रहा है ना, इंग्लैंड बहुत चालाक था एक्चुअली। इंग्लैंड वालों को पता था कि जो आगे चल के चीज़ें होने वाली हैं वो कैसी होंगी, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप इंग्लैंड का जो है यूनिफिकेशन अच्छे से हो चुका था ऑलरेडी, तो और यहाँ की जो मोनार्की पावर थी वो उनकी धीरे धीरे कन्वर्टेड हो गई थी पार्लियामेंट्री में, नेशनल पार्लियामेंट्री में। जब नेशनल पार्लियामेंट्री में कन्वर्ट हुई तो इन्होंने क्या किया, जो इंग्लैंड है उन्होंने हाथ मिला लिया किससे, स्कॉटलैंड से। एक्चुअली इंग्लैंड के पास में एक एरिया हुआ करता था वेल्स, इनके ऑलरेडी कब्जे में था बहुत पहले से, और स्कॉटलैंड से इन्होंने क्या किया, एक एक्ट ऑफ यूनियन करके आया। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन के अंडर में क्या किया इन्होंने, उसको अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, जो स्कॉटलैंड का पोर्शन है वो अपने अंडर में ले लिया, और इसके बाद क्या हुआ, पूरा बना दिया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनने के बाद क्या हुआ है, इन्होंने पास वाला एरिया देखा, आयरलैंड जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ये एरिया क्या था, यहाँ पे 2 लोग थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स एक्चुअली ऐसा था कि थोड़े बड़ी प्रोपोर्शन में थे, और इन दोनों के बीच में जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स हैं, इनके बीच में अक्सर झगड़ा चलता रहता था। जब झगड़ा चलता है तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि हम यार एक तरफ सेट हो जाते हैं कि मतलब या तो कैथोलिक्स को या प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर देंगे, दूसरी पार्टी अपने आप दब जाएगी और हम क्या करेंगे, पूरे पे कब्जा कर लेंगे। इन्होंने ऐसा ही किया, प्रोटेस्टेंट्स को जब सपोर्ट किया तो कैथोलिक्स को दबना पड़ा मजबूर है। हालांकि उन्होंने पहले तो बहुत ज़्यादा अपोज किया, बट बाद में उनके अंडर में आना पड़ा, और फाइनली इन्होंने आयरलैंड भी अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, बाय द 1707 यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन क्या हुआ, बन गया। ठीक है, और इन्होंने एक यूनियन साइन कर ली थी किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, और 1801 में आयरलैंड जो है वो भी उनके अंडर में आ गया। जब इनके आयरलैंड अंडर में आया तब क्या हुआ, देखो ये पूरी की पूरी ब्रिटिश स्टेशन बन गई। ब्रिटिश स्टेशन मतलब पूरा का पूरा एरिया इनके अंडर में आ गया। फ्लैग इनका था, नेशनल एंथम इनका था, लैंग्वेज इनकी बोलते थे, सब कुछ इन्हीं का चलता था। अब किसी का बोलबाला नहीं बचा, ना ही कोई स्कॉटलैंड है और ना ही कोई और एरिया बचा। ठीक है, आयरलैंड भी खा गए, स्कॉटलैंड भी खा गए।
अब देखो क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें पूरे यूरोप में चल रही थी, इन्होंने एक मोशन आया, जैसे अभी हमने रोमांटिसिज्म पढ़ा था, वैसे ही क्या हुआ, लोगों ने अपने अपने नेशन को अलग तरीके से देखने लगा। नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो और तेजी से उभर के आया। ठीक है, जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उभर के आया, जैसे हम अपने देश को क्या करते हैं, भारत माता बोलते हैं, भारत माता के नाम से शो करते हैं, वैसे ही 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप में भी सेम चीजें हुई, और इन्होंने क्या किया, कुछ एलेगरीज बनाई जिसको हम फीमेल फिगर के नाम से आते हैं, जैसे माता बोलते हैं ना, पिता तो नहीं बोलते, भारत पिता नहीं है, वैसे ही इन्होंने क्या किया, कुछ लेडीज फिगर्स बनाई, जैसे फ्रेंच का क्या था, मेरिनी था, और जर्मनी का क्या था, जर्मेनिया। और उसकी तरह से इन्होंने अपने नेशन को देखना शुरू कर दिया। और जब इस तरह से देखना शुरू किया तो नेशनलिज्म का जो फिगर था वो भी थोड़ा थोड़ा बदलाव होने लग गया। जो पहले से सेटल्ड थे उन्होंने क्या किया, आसपास की कंट्रीज पे धावा बोलने की सोची कि क्यों ना हम लोग आसपास की कंट्रीज को अपने अंडर में ले लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो और बढ़ जाएंगे, हमारे जो देश है वो और ज़्यादा फ्लरिश करेगा। स्पेशली देखा ही अभी तुम लोगों ने क्या, इंग्लैंड वाला जो पोर्शन था उन्होंने क्या किया था, स्कॉटलैंड पे और आयरलैंड पे कब्जा बना दिया था। ठीक है, सेम चीज़ वैसे ही अभी क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो, एक बंदा है बैठा हुआ है, वो उसने क्या कर रहा है, इधर उधर उसके हाथ फैले हुए, मतलब हर जगह के रिसोर्सेज वो चाहता है, लालची हो गया इंसान। ठीक है, थोड़ा पावर्स के लिए और रिसोर्सेज के लिए, या हम और बढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बल्कान्स रीजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बल्कान्स रीजन। ये क्या था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ठीक है, कभी कभी तुम्हारे ऊपर आता है केस स्टडी ऑफ बल्कान रीजन्स। बल्कान रीजन्स का क्या होता है कि जो हमारे बल्कान रीजन था ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, और इसका जो जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा जैसे रिच सोर्स में हुआ करता था, और इसके अंडर में काफ़ी सारे आसपास की कंट्रीज हुआ करती, जैसे रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, अल्मेनिया हो गया, ग्रीस हो गया। ये सब क्या कर रहे थे, उसके ऊपर कब्जा चाह रहे थे। ये वहाँ की अलग अलग टाइप की वैरायटीज हुआ करती है, देखो दिख रहा होगा वहाँ पे, ये हमारा रोमानिया हो गया, ठीक है, सोल्वेनिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ये सब चीज़ें, सर्बिया हो गया। अब क्या है, ये सब क्या कर रहे थे, उसके ऊपर एंट्री करना चाह रहे थे, अल्बेनिया, ग्रीस, दिख रहा है ना। इसके अगेंस्ट में लोगों ने एंटी एम्पिरियल मूवमेंट भी चलाया, बट फिर भी देखो कुछ ऐसे नेशंस थे जैसे कि कमजोर हो रहा था। जब कमजोर हो रहा था तो एक एक करके जो आसपास की कंट्रीज है, जो बल्कान्स रीजन है, उन्होंने क्या किया, अपने आप को नेशन स्टेट घोषित करना शुरू कर दिया। और जब नेशन स्टेट घोषित करना शुरू किया तो ये जो एरा है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का हो गया। मतलब आसपास की कंट्री चाह रही है उन पे उनका कब्जा हो जाए, और वो खुद क्या चाह रहे हैं कि हम एक नेशन स्टेट बन जाए। इस तरह से आगे चल के क्या होता है कि यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कारण बनता है। बल्कान्स रीजन को हम लोग इसीलिए कई बार पढ़ना पड़ता है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये मेन रीजन था, जिसमें जर्मनी करके जो ग्रीस वगैरह है उन्होंने अपना कब्जा जमाने की सोची। बड़ी बड़ी कंट्रीज आ गई, अमेरिका, ग्रीस, और इन्होंने क्या किया, अपना कब्जा जमाने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर दी। में हमारे रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये क्या थे, सबके सब कंट्रोल पाना चाहते थे किसके ऊपर, बल्कान्स रीजन के ऊपर। ठीक है, इस वजह से ये क्या हुआ, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। और इसके बाद क्या हुआ, सीरीज ऑफ वॉर्स स्टार्ट हुए, और फिर फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया इसके बाद। बाकी तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इस तरह से हमारा नेशनलिज्म जो है इम्पेरियलिज्म में बदल गया, और हमारा ये चैप्टर फाइनली खत्म भी हो गया। ठीक है, हमने यूनिफिकेशन पढ़ लिए, पता भी नहीं लगा यूनिफिकेशन कब पढ़े। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और एक बार टॉपिक को लिख लेना, बहुत ईजिली कर सकते हो। और कुछ मैंने डेट्स पे फोकस किया है, स्पेशली फोकस किया है, उनको याद रखना है। बाकी तो सब चलेगा, उसको थोड़ा सा फोकस कर लेना, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। ईजी चैप्टर है, एक बार करके देखो जाके। शायद पहले ज़्यादा टफ लग रहा था, अब थोड़ा कम टफ लगे, एक बार दोबारा हो सकता आना पड़े, फिर बिल्कुल इजी लगने लगेगा। आधे घंटे की वीडियो में हमने जितनी चीज़ें कवर कर सकते थे उतनी हमने कवर कर ली है। ठीक है, चलिए थैंक यू। अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। शायद हाल ही फिलहाल में हाफ ईयरली के एग्जाम भी आ रहे हैं सभी के, और बाद में बोर्ड का हमको पता ही है।